संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. बेंजीन कमरे के तापमान पर एक रंगहीन या हल्का पीला गैसीय रसायन है। 2. ज्वालामुखी और जंगल की आग बेंजीन के प्राकृतिक स्रोत हैं। 3. बेंजीन कच्चे तेल में पाया जाता है और गैसोलीन का एक प्रमुख हिस्सा है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. 1 और 2, बी. केवल 1, सी. 2 और 3, डी. 1, 2 और 3। उत्तर सी। संदर्भ: एक नए स्वतंत्र अध्ययन के अनुसार सबसे अधिक बिकने वाले ड्राई शैम्पू नॉट योर मदर्स तथा चच एंड ड्वाइट बैटिस्ट में बेंजीन का उच्च स्तर पाया गया है, जो कैंसर पैदा करने वाला रसायन है। बेंजीन कमरे के तापमान पर एक रंगहीन या हल्के पीले रंग का तरल रसायन है। बेंजीन प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होता है। ये कच्चे तेल का एक प्राकृतिक घटक है, जो आज उत्पादित बेंजीन का मुख्य स्रोत है। अन्य प्राकृतिक स्रोतों में ज्वालामुखियों और जंगल की आग से गैस उत्सर्जन शामिल है। पर्यावरण में अधिकांश बेंजीन पेट्रोलियम उत्पादों के उपयोग से निष्कर्षित होता है। बेंजीन पानी और मिट्टी पर से जल्दी वाष्पित हो जाता है। हवा में तंबाकू के धुएं, गैसोलीन धुएं, मोटर वाहन निकास और औद्योगिक उत्सर्जन से बेंजीन का निम्न स्तर होता है। सिगरेट का धुआं बेंजीन उत्सर्जन का एक अन्य स्रोत है। अनुप्रयोग: बेंजीन एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला औद्योगिक रसायन है। बेंजीन कच्चे तेल में पाया जाता है और गैसोलीन का एक प्रमुख हिस्सा है। यह मुख्य रूप से रासायनिक और दवा उद्योगों में एक विलायक के रूप में, एक प्रारंभिक सामग्री के रूप में और कई रसायनों के संश्लेषण में और गैसोलीन में एक मध्यवर्ती के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग प्लास्टिक, रेजिन, सिंथेटिक फाइबर, रबर स्नेहक, रंजक, डिटर्जेंट, दवाएं और कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता है। हिमालयन ग्रे लंगूर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एक कोलोबाइन है, जिसका अर्थ है कीट खाने वाला बंदर। 2. इसे IUCN की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय प्रजाति माना जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी। संदर्भ: एक नए अध्ययन के अनुसार ऊंचाई में परिवर्तन के साथ एक ही हिमालयी आवास वाले प्राइमेट प्रजाति फूलों और फलों को भोजन के विकल्प के रूप में चुनता है, जो मुख्य आहार पत्तियों से अलग होता है। लंगूर एक महत्वपूर्ण प्रजाति हैं क्योंकि वे कई वन पारिस्थितिकी प्रणालियों की खाद्य श्रृंखलाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भारत में अधिकांश लंगूर जीनस सेमनोपिथेकस के अंतर्गत आते हैं। हिमालयन ग्रे लंगूर या चंबा सेक्रेड लंगूर सेमनोपिथेकस अजाक्स एक कोलोबाइन है, जिसका अर्थ पत्ती खाने वाला बंदर है। विश्व स्तर पर इसे एक लुप्तप्राय प्रजाति IUCN माना जाता है क्योंकि इसकी आबादी 1500 से कम होने का अनुमान है। हिमालयी ग्रे लंगूर को कभी सेमनोपिथेकस एंटिलिस की उप प्रजाति माना जाता था, जिसे आमतौर पर बंगाल सेक्रेड लंगूर या हनुमान लंगूर के रूप में जाना जाता है, लेकिन वर्ष 2005 में इसे एक प्रजाति के रूप में अलग कर दिया गया। ये हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी हिमालय की चंबा घाटी तक ही सीमित हैं। विखंडन, वनों की कटाई,
उत्पीड़न और फसल विनष्टीकरण के कारण प्रतिशोधवश हत्या और वाणिज्यिक बागवानी का विस्तार हिमालयी ग्रे लंगूरों के सामने गंभीर चिंता का विषय है। हाल ही में ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा प्रकाशित की गई? ए. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, बी. वैश्विक स्वास्थ्य परिषद, सी. गावी वैक्सीन एलायंस, डी. विश्व स्वास्थ्य संगठन। उत्तर डी। संदर्भ: हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 के बाद से वैश्विक वैक्सीन बाजार के पहले आंकड़ों पर रिपोर्ट जारी की। ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट 2022 वैक्सीन बाजारों के लिए कोविड-19 के निहितार्थों को प्रदर्शित करने वाली यह पहली रिपोर्ट है। हाल के दशकों में प्रगति के बावजूद वैश्विक बाजार में वैक्सीन की गतिशीलता सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण टीकों के विकास, आपूर्ति और सबकी पहुंच के लिए पूरी तरह से अनुकूल नहीं है। ये दर्शाता है कि कोविड-19 टीकों के लिए असमान वितरण एकमात्र उदाहरण नहीं है। गरीब देश लगातार उन अधिकांश टीकों तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जो अमीर देशों में उच्च मांग वाली हैं। WHO द्वारा प्राथमिकता सूची वाले टीकों को सीमित लाभ क्षमता के कारण विकसित या उचित निवेश नहीं किया जा रहा है। कम आय वाले देशों ने महत्वपूर्ण टीकों तक पहुंचने के लिए संघर्ष किया है, जैसे कि वर्ष 2021 में कोविड-19 और सर्वाइकल कैंसर के टीके, जो कि अमीर देशों द्वारा उच्च मांग में हैं। कुछ क्षेत्र टीके की आपूर्ति के लिए लगभग पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर हैं। WHO सरकारों, निर्माताओं और भागीदारों से टीकों तक समान पहुंच की गारंटी देने और भविष्य की महामारियों के प्रति प्रतिक्रिया में सुधार करने के लिए महत्वाकांक्षी कार्रवाई करने का आह्वान भी करता है। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थानों (मी) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थानों में स्टॉक एक्सचेंज, वाणिज्यिक बैंक, डिपॉजिटरी और क्लियरिंग हाउस शामिल हैं। 2. हालांकि संख्या में कम होने के बावजूद भी ये पूरे बाजार को कवर करते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी। संदर्भ: मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थानों (MIIS) के शासन को मजबूत करने पर सेबी समिति ने स्टॉक एक्सचेंजों, डिपॉजिटरी और क्लियरिंग हाउस जैसे मी की जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सख्त नियमों का प्रस्ताव दिया है। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस (MIIS), स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी और क्लियरिंग हाउस सभी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थान हैं और देश के महत्वपूर्ण आर्थिक बुनियादी ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। RBI के पूर्व अध्यक्ष गवर्नर बिमल जालान के अधीन एक पैनल वर्ष 2010 में स्थापित ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द का संबंध सिस्टम की बुनियादी अंतर्निहित रूपरेखा या विशेषताओं से है और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द इस बाजार की सेवा करने वाली ऐसी मूलभूत सुविधाओं और प्रणालियों को दर्शाता है। प्रतिभूतियों पूंजी बाजार का प्राथमिक उद्देश्य पूंजी, वित्तीय संसाधनों के आवंटन, पुनः आवंटन को सक्षम बनाना है। यह अर्थव्यवस्था में पैसे के इष्टतम उपयोग में मदद करता है और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। अच्छी तरह से काम कर रहे मी पूंजी आवंटन प्रणाली के केंद्र का गठन करते हैं। मी आर्थिक विकास के लिए अपरिहार्य है और किसी भी अन्य बुनियादी ढांचा संस्थान की तरह समाज पर शुद्ध सकारात्मक प्रभाव डालते हैं।
महत्व। चूंकि मी पूरे बाजार को कवर करते हैं, इसलिए मी की विफलता के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में समग्र आर्थिक गिरावट हो सकती है, जो संभावित रूप से प्रतिभूति बाजार और अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित करने के साथ साथ देश की सीमाओं से आगे निकल सकती है। स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये एक प्रसिद्ध लेखक, कवि और एक राजनीतिक नेता थे, लेकिन पत्रकार नहीं थे। 2. इन्होंने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा समर्थित सांप्रदायिक अलगाववाद के सिद्धांतों को खारिज कर दिया। 3. उन्होंने असहयोग आंदोलन के सिद्धांतों की वकालत की तथा गांधी और उनके दर्शन के प्रति आकर्षित हुए। 4. गुबर एक हतीर उनके महत्वपूर्ण प्रकाशनों में से एक है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. 1 और 4, बी. 1 और 3, सी. 2, 3 और 4, डी. 1, 2, 3 और 4। उत्तर सी। संदर्भ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मौलाना आजाद को उनकी जयंती 11 नवंबर पर श्रद्धांजलि दी है। मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे प्रभावशाली स्वतंत्रता कार्यकर्ताओं में से एक थे। ये एक प्रसिद्ध लेखक, कवि और पत्रकार थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख राजनीतिक नेता थे और वर्ष 1923 तथा वर्ष 1940 में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। मुस्लिम होने के बावजूद आजाद अक्सर मोहम्मद अली जिन्ना जैसे अन्य प्रमुख मुस्लिम नेताओं की कट्टरपंथी नीतियों के खिलाफ खड़े रहे। आजाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद को वर्ष 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रत्येक वर्ष उनके जन्मदिन 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशन हैं: गुबर एक हतीर, इंडिया विंस फ्रीडम, साप्ताहिक अल हिलाल और अल बिलाग। प्रारंभिक क्रांतिकारी गतिविधियां। ये मिस्र में आजाद मुस्तफ़ा कमाल पाशा के अनुयायियों के संपर्क में आए जो काहिरा से एक साप्ताहिक प्रकाशित कर रहे थे। तुर्की में मौलाना आजाद ने युवा तुर्क आंदोलन के नेताओं से मुलाकात की। भारत लौटने के बाद उन्होंने प्रमुख हिंदू क्रांतिकारियों श्री अरबिंदो घोष और श्याम सुंदर चक्रवर्ती से मुलाकात की, जिन्होंने इनमें कट्टरपंथी राजनीतिक विचारों को विकसित करने में मदद की। तत्पश्चात ये भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में भाग लेने लगे। आजाद ने उन मुस्लिम राजनेताओं की तीखी आलोचना की जिनका राष्ट्रीय हित पर ध्यान दिए बिना सांप्रदायिक मुद्दों की ओर अधिक झुकाव था। उन्होंने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा समर्थित सांप्रदायिक अलगाववाद के सिद्धांतों को भी खारिज कर दिया। उन्होंने धर्म के आधार पर विभाजन के विचार का कड़ा विरोध किया और जब यह विचार पाकिस्तान को जन्म देने के लिए आगे बढ़ा तो उन्हें गहरा दुख हुआ।